हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ चौधरी। आप सभी के मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे फ्रिक्शन को। जिसने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है वो जाके पहले वो पार्ट देखे हैं, जिसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप यहाँ पे आई बटन में भी देख सकते हैं। तो हम अब उससे आगे से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे, फ्रिक्शन का अगला पार्ट है फ्रिक्शन में एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? ये वो एंगल होता है जिस मैक्सिमम एंगल पे जो अपना ब्लॉक है वो एक ही जगह पे रहे। इसका मतलब क्या है? मान लो कि आपने पहले इस पे ब्लॉक रखा। आपका जो आपकी जो ये है वो हॉरिजॉन्टल है अभी, है ना। हॉरिजॉन्टल है मतलब क्या, एंगल क्या है यहाँ पे? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है ना, हॉरिजॉन्टल है। अब आपने क्या किया, इस जो आपकी जो सरफेस है उसको टिल्ट किया हल्का सा कुछ एंगल पे, मान लो 15 डिग्री 20 डिग्री पे टिल्ट कर दिया। 20 डिग्री पे कर दिया आपने। अभी भी ये उसी पोजीशन पे बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। अब आपने और टिल्ट किया इसको। आपने और कर दिया, मान लो ये अब 45 डिग्री पे आ गया। तो 45 डिग्री पे क्या करने हो गया, ये अभी भी उसी जगह पे है, मान लो अभी भी वहीं रखा हुआ है वो उसी पॉइंट जगह पे। आपने भले ही आपने सरफेस को और टिल्ट कर दिया। अब क्या कह रहे हो आप, 45 से हल्का सा और टिल्ट किया आपने। आप कह रहे हो मैंने 46 कर दिया। अब 46 पे क्या हुआ, ये पहले मान लो इस जगह पे था, तो अभी थोड़ा सा स्लिप हो गया, आगे आ गया और स्लिप होना स्टार्ट हो गया इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम एंगल है, जो मान लो यहाँ पे इस टाइम 45 है, कुछ भी हो सकता है, सरफेस पे डिपेंड करता है। अभी अपन एग्जांपल ले रहे हैं। इस एग्जांपल में मान लो जो 45 डिग्री है, जो वो मैक्सिमम एंगल है, उस एंगल पे जब सरफेस को टिल्ट किया तो वो उसी जगह पे रह गया। मतलब वो उससे हल्का सा और टिल्ट किया, मतलब उससे आपने जो डिग्री है थीटा और थोड़ा सा इंक्रीज किया, यहाँ पे 46 किया तो वो मूव करने लग गया, स्लिप हो गया मतलब। तो इसका मतलब क्या है, इस पोजीशन पे क्या है वो, ये पोजीशन है इम्पेंडिंग स्लिपेज की, जो अपन ने पढ़ा था ना पहले डायग्राम में, ये वाला जो डायग्राम था। तो इसमें ये पॉइंट था जो मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम फ्रिक्शन वाला पॉइंट जो था, इसको अपन कह रहे थे इम्पेंडिंग स्लिपेज या वर्ज ऑफ स्लिपिंग या इम्पेंडिंग मोशन। तो वही वाला पॉइंट यहाँ पे है, मतलब इस थीटा पे वही वाला पॉइंट आ गया। तो इसका मतलब क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है वो मैक्सिमम एंगल जिस एंगल पे वो उसी जगह पे रहे, जो आपका बॉक्स है। मतलब वो पोजीशन कौन सी पोजीशन है, इम्पेंडिंग मोशन या इम्पेंडिंग स्लिपेज या फिर वर्ज ऑफ स्लिपिंग। मतलब होने वाला है, जस्ट हुआ नहीं है, पर अभी उसी जगह पे है। थोड़ा सा और किया तो आपका हो जाएगा। तो इस एंगल को, मैक्सिमम एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, इसको अपन डिनोट करते हैं थीटा आर से। थीटा आर मैंने इस एग्जांपल में 45 किया, ये 45 जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा सरफेस पे और कई चीजों पे ना। तो अब मान लो अपन ने एक बॉक्स लिया था, वो एंगल बना रहा है थीटा आर उस सरफेस से, मतलब अपने मैक्सिमम पोजीशन पे रख दिया है उसको। उस सरफेस को आपने थीटा आर पे रख दिया है, मतलब उतने एंगल पे टिल्ट कर चुके हैं थीटा आर वाली में, मतलब मैक्सिमम एंगल जो है उसका उस पर आप पहुंचा चुके हैं। इससे आगे करोगे तो स्लिप होने लग जाएगा, मतलब मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इस टाइम पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस पे? एक तो लग रहा है इसका वेट जो नीचे की तरफ लग रहा है, डब्ल्यू। अब इसमें ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये एक्सिस आपने मान ली वाई एक्सिस। क्लियर? अब इसका बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाओ तो वो कैसे होगा, ये होगा। ये बॉक्स है जो वेट लगा रहा है,
W नीचे की तरफ, इस पे जो नॉर्मल फोर्स होगा, जो इस सरफेस के अबाउट नॉर्मल फोर्स होगा, वो है ये N, जो एंगल बना रहा है इसके साथ थीटा R। ये वाला एंगल जो थीटा R है वही एंगल है यहाँ पे थीटा R, है ना। एक फ्रिक्शन फोर्स भी है जो इसको रोकने का ट्राई कर रहा था, स्लिप होने से रोकने के लिए, वो है F, है ना। ये फ्रिक्शन फोर्स F की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, जब जब कौन सा पॉइंट है ये, वर्ज ऑफ स्लिपिंग या फिर इम्पेंडिंग स्लिपिंग है, इसका मतलब है फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है, और इस पॉइंट पे मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, और वो उसकी वैल्यू कितनी होती है मैक्सिमम फ्रिक्शन की, म्यू एस एन। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू है म्यू एस एन, और म्यू एस क्या है, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, मान लो सॉल्व कैसे करेंगे, जो थीटा आ रहा है इस टाइम वो है एंगल ऑफ रिपोज, ये वाला, ये थीटा आर, है ना, मैक्सिमम एंगल जो है। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, सॉल्व कैसे करेंगे, वही समीशन ऑफ एफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में फोर्स, एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितनी है, जीरो, क्योंकि क्योंकि अभी भी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो कौन कौन सी फोर्स है एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन ये हुई, तो इस डायरेक्शन में फोर्स कौन कौन सी है, एक तो एफ, ये वाली ना, इधर ये एक्स डायरेक्शन में फोर्स है इधर वाली, तो ये कितनी है, पहले जीरो इज इक्वल टू बाद में करते हैं, पहले चलो एफ, एफ जिसकी वैल्यू वैल्यू रखें पहले, या फिर एफ ही रख रहा हूँ अभी मैं ना, म्यू एन, म्यू एस एन जो है, अभी मैंने वैल्यू नहीं रखी। और दूसरा फोर्स कौन सी हो सकती है, ये अभी आपका जो डब्ल्यू है वो ये है मान लो, है ना। डब्ल्यू ये नहीं, डब्ल्यू नीचे की तरफ है, और एक्स डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, और वाई डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, है ना। तो अब डब्ल्यू को इसमें आप एक्स और वाई में इसको कंपोनेंट को निकाल लोगे, तो एक्स, इसका थीटा कितना है, थीटा, थीटा आर, तो एक्स कंपोनेंट कितना होगा इसका, एक्स डायरेक्शन ये वाली हुई, तो ये कंपोनेंट कितना होगा, डब्ल्यू साइन थीटा आर, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, डब्ल्यू कोस थीटा आर। तो अभी अपन एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट लेंगे, तो माइनस का डब्ल्यू साइन थीटा आर, और तो मतलब एफ की वैल्यू कितनी हुई, एफ मतलब ये, एफ की वैल्यू रख दो इसमें, म्यू एस एन, म्यू एस एन इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा आर, ये आ गया एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन यही आप अब वाई डायरेक्शन में करो, अब वाई डायरेक्शन में करोगे तो वाई डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, इसके परपेंडिकुलर सरफेस के, तो वहां कौन कौन सी फोर्स है, एक तो है ये एन जो नॉर्मल फोर्स है, तो ये एन जो नीचे की तरफ है, ये माइनस डब्ल्यू का कंपोनेंट, डब्ल्यू कोस थीटा वाला भी वाई डायरेक्शन में है, तो डब्ल्यू कोस थीटा आर इज इक्वल टू जीरो, तो एन इज इक्वल टू डब्ल्यू कोस थीटा आर, इक्वेशन 2 है। तो 1 और 2 को आप डिवाइड करोगे अगर 1 2 से, तो क्या आएगा, साइन अपन कोस, ये आ जाएगा ना, डब्ल्यू साइन थीटा आर अपॉन में डब्ल्यू कोस थीटा आर इज इक्वल टू म्यू एस एन अपॉन में एन, एन से एन कैंसिल, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल, तो क्या है यहाँ पे साइन अपॉन कोस टेन थीटा, तो टेन थीटा आर इज इक्वल टू म्यू एस या फिर थीटा आर इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस। तो ये आ गया एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज मतलब जो मैक्सिमम एंगल कौन सा हो सकता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, टेन इनवर्स म्यू एस। तो वो डिपेंड कर रहा है म्यू एस पे, म्यू एस एक कांस्टेंट है, और म्यू एस कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है जो सरफेस है दोनों उनकी प्रॉपर्टीज पे, है ना। पर ये वाला फॉर्मूला आपने कहीं और भी देखा होगा, अगर आपको याद आ रहा होगा, तो आपने एक फॉर्मूला देखा था ना अल्फा मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू कितनी थी, यही थी टेन इनवर्स म्यू एस, अगर आपको याद होगा पहले वाले वीडियो में आपको। तो यहाँ पे अल्फा मैक्सिमम क्या था, जो मैक्सिमम एंगल जो था, मतलब वो कौन किस टाइम एंगल, जब
इम्पेंडिंग स्लिपेज हो उस टाइम पे जो वही एंगल था ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। तो ये कौन सा एंगल है? स्टैटिक एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अल्फा मैक्सिमम, या फिर क्रिटिकल एंगल भी कहते थे अपन इसको, क्रिटिकल एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे अल्फा मैक्सिमम की वैल्यू इज इक्वल टू थीटा से, क्योंकि वो भी टेन इनवर्स म्यूएस था, ये भी टेन इनवर्स म्यूएस है। तो इम्पेंडिंग स्लिपेज के टाइम पे जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिपोज के। क्लियर है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, अल्फा मैक्सिमम इज इक्वल टू थीटा आर। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। अब अपने नेक्स्ट करते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है? फ्रिक्शन तीन टाइप का हो सकता है। पहला फ्रिक्शन है ड्राई फ्रिक्शन, दूसरा फ्रिक्शन है वेट फ्रिक्शन, और तीसरा है इंटरनल फ्रिक्शन। ड्राई फ्रिक्शन को अपन कॉलम फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जब कोई दो ड्राई सरफेस आपस में रब करती है, मान लो जो जैसे अपना एक बॉक्स था और बॉक्स किसी सरफेस पे रखा हुआ था, और जब बॉक्स को खींच रहे थे तो बॉक्स भी ड्राई था, उस पर कोई फ्लूइड या कुछ और नहीं था, ये सरफेस भी ड्राई था। जब दो आपस में रब करती हैं तो ड्राई सरफेस आपस में रब करेंगी। जो ड्राई सरफेस आपस में एक दूसरे को रब करती हैं तो जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उसको अपन कहते हैं ड्राई फ्रिक्शन, और इसको एक नाम और दिया गया है कॉलम फ्रिक्शन। कॉलम फ्रिक्शन क्यों दिया गया है वो आगे पढ़ेंगे अपन। दूसरा दूसरा है वेट फ्रिक्शन। वेट फ्रिक्शन को एक नाम और देते हैं फ्लूइड, फ्लूइड फ्रिक्शन। वेट फ्रिक्शन को आप फ्लूइड फ्रिक्शन भी बोल सकते हो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब जो ड्राई सरफेस के बीच में अगर कोई फ्लूइड की लेयर आ जाए, मतलब आपका जो सरफेस है, एक सरफेस ये है, इसके बीच में एक फ्लूइड की लेयर आ गई मान लो, छोटी सी बहुत पतली, फिर उसके बाद एक सरफेस है, तो मतलब दो सरफेस के बीच में एक फ्लूइड की लेयर आ जाती है, तब उस फ्रिक्शन को बोलते हैं वेट फ्रिक्शन या फ्लूइड फ्रिक्शन, है ना। तो ये इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है? जर्नल बियरिंग, जर्नल बियरिंग इसका एग्जाम्पल है। जर्नल बियरिंग जिसको कई लोग बुश बियरिंग भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, जो आपकी बेरिंग के बीच में ना एक जो लुब्रिकेंट होता है, लुब्रिकेंट क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, वो आ जाता है, वो एक बीच में एक सतह बना लेता है। तो वो जब इसके कारण क्या होता है, जो आपकी जो सरफेसेस हैं दो, बियरिंग की और दूसरी, वो आपस में टच नहीं होती हैं, वो टच होती है फ्लूइड के, क्योंकि बीच में फ्लूइड होता है। तो ये वाला आप ज्यादातर पढ़ोगे किसमें? फ्लूइड मैकेनिक्स में। जो आप फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उसमें आप वेट फ्रिक्शन या फ्लूइड फ्रिक्शन को पढ़ोगे। इसमें होता क्या है, फ्लूइड क्या होता है, अब इसमें फ्रिक्शन किस टाइप का होता है? जो फ्लूइड होता है वो शियर शियर स्ट्रेस के कारण जनरेट होता है। एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में शियर स्ट्रेस जनरेट होती है फ्लूइड में, तो उसके कारण जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उसको कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन या फिर वेट फ्रिक्शन। तो ये आप डिटेल में आप कहाँ पढ़ोगे? इसको फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे। और अगर एक चीज, और अगर जनरल बेरिंग जो इसका एग्जांपल है, उसको आप कहाँ पढ़ोगे? मशीन डिजाइन में। जब आप मशीन डिजाइन पढ़ोगे तब इसको जनरल बेरिंग को पढ़ोगे इसमें, तब उसमें आप देखोगे फ्रिक्शन आता है, वेट फ्रिक्शन, उसको वहां पे भी आप ये चीज डिटेल में पढ़ोगे। और ये कैसे होता है, शियर स्ट्रेस कैसे जनरेट होता है, शियर स्ट्रेस क्या होता है फ्लूइड का, वो आप कहाँ पढ़ोगे? फ्लूइड मैकेनिक्स में। तीसरा फ्रिक्शन है इंटरनल फ्रिक्शन। जैसे नाम से पता चल रहा है, जैसे कोई सॉलिड है, जब सॉलिड के अंदर कोई, आप जैसे सॉलिड को आप वो कर रहे हो, जैसे एक एक सॉलिड ये था, फिर आपने एक फोर्स लगाया,
तो इसमें वाइब्रेशन आया, वाइब्रेशन कारण क्या हुआ, ये कभी इधर जाता है इधर जाता है ना, ये तो होता है वाइब्रेशन। इस इससे इसके बीच में जाता रहेगा, ये वाइब्रेट होता रहेगा। तो ये एक वाइब्रेट क्या होगा, फिर थोड़ी देर बाद आप देखते हो अपने आप वो रुक जाता है। रुक क्यों जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक फ्रिक्शन होता है जो उसको रोक देता है थोड़ी देर बाद में। तो इसको आप कहां पढ़ोगे, इसको आप पढ़ोगे मेटेरियल साइंस में। मेटेरियल साइंस में आप डिटेल में पढ़ोगे इंटरनल फ्रिक्शन को, है ना। तो यहाँ पे अपने तीनों फ्रिक्शन समझ लिए। ड्राई फ्रिक्शन क्या होता है, जो कि अपन अपन और डिटेल में समझेंगे कॉलम फ्रिक्शन को। वेट फ्रिक्शन और इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है। तो चलिए अब करते हैं कॉलम फ्रिक्शन वाला। कॉलम फ्रिक्शन क्या है, कॉलम्स लॉ फ्रिक्शन क्या चीज है, ये तो वही चीज है जो अपन ने अभी पढ़ी है, पर अपन उसको इस बार अपन पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। वो चीज अभी तुम पढ़ी है उसको अपन वापस पढ़ेंगे, पर पॉइंट वाइज। सबसे पहले तो अपन पढ़ते हैं कॉलम फ्रिक्शन, कॉलम कहां से आया। कॉलम एक साइंटिस्ट था, या फिर आप कह सकते हैं फिजिशियन था। फिजिक्स में उसने बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे इसके ऊपर। तो उसने एक्सपेरिमेंट किए इसके, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए इसके ऊपर, दो सरफेस के ऊपर, मतलब आपस में जब उनको उसने रब किया और फिर उसमें उसमें डिटेल देखी क्या इफेक्ट आ रहा है क्या देखा। तो उसने कुछ लो दिया, उसने कुछ दिया, मतलब कुछ, मतलब उसने कुछ स्टेटमेंट दी कि देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मेरे को ये चीजें मिल रही हैं। तो उसी स्टेटमेंट को अपने लॉ में डिफाइन हुआ, ये इसको कहते हैं अपन कॉलम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन। तो ये सब काम किसने किया है, कॉलम्स ने किया है। इसको अपन दूसरा नाम और दे सकते हैं, लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। इसको और एक और नाम से क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। क्यों, क्योंकि ड्राई ड्राई फ्रिक्शन के बारे में बता रहा है, इसलिए इसको लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रिक्शन के बारे में डिटेल में बता रहा है ये लॉ। इसको कॉलम लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसको कॉलम ने बताया था, तो इसलिए कॉलम्स के नाम से भी प्रचलित हुआ ये कॉलम लॉ ऑफ फ्रिक्शन है। तो इसमें इसने कुछ पॉइंट्स दिए हैं अपन ने, वो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, पर इस बार अपन इसको पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। तो इसने पहला पॉइंट दिया था कि जो फ्रिक्शन होता है, जो डेवलप ड्राई फ्रिक्शन या फ्रिक्शन जो जनरेट हो रहा है, वो एरिया जो उसका कॉन्टेक्ट एरिया उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट होता है कॉन्टेक्ट ऑफ एरिया के। जो दो सरफेस के बीच में कॉन्टेक्ट है उसके एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या इसने दिया, जो फ्रिक्शन होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फिर वो डिपेंड करता है एक तो सरफेस की प्रॉपर्टीज पे, और दूसरा नॉर्मल जो रिएक्शन होती है उन दोनों सरफेस के बीच की, उस पे। तो इसको अगर मैथमेटिकली लिखें तो मतलब क्या लिखें, जो अपन पहले पढ़ भी चुके हैं, एफ इजिकल टू म्यू एन। तो इसमें म्यू जो है, म्यू क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अभी अपने स्टैटिक या डायनेमिक में नहीं जाते हैं। म्यू यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन जो है उसकी, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ सरफेस। तो यहाँ पे दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, देखो एफ प्रोपोर्शनल किसके है, एन के, और किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू पे डिपेंड कर रहा है और एन पे डिपेंड कर रहा है। तो म्यू खुद किस एक कांस्टेंट है, वो डिपेंड करती है सरफेस की प्रॉपर्टीज पे, जो उसकी सरफेस की जो प्रॉपर्टीज है उस पर डिपेंड करता है म्यू। और एन किस पे डिपेंड कर रहा है, एन खुद एक कंपोनेंट है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ सरफेस का, दोनों का। ये प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्शन फोर्स के, है ना। ये भी अपन पढ़ चुके हैं पहले से ही, वही पॉइंट है। अब ये क्या कर रहा है, जैसे आपने पहले, एक बार मैं वापस वो डायग्राम बना देता हूँ जो ग्राफ बना था फ्रिक्शन फोर्स का, जो फ्रिक्शन फोर्स एफ और जो आपने पी फोर्स लगाया था उसको निकालने के लिए एक पॉइंट पे ले जाते हो आप, प्रोपोर्शनल मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचते हो। उस मैक्सिमम पॉइंट के बाद में ये क्या कह रहा है, ये वही कह रहा है थर्ड पॉइंट भी, वन से बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग, द फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूसेस लिटिल कंपेयर टू इट्स मैग्नीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू इंपेडिंग स्लिपिंग। मतलब जब आप स्टार्टिंग में जब स्लिप नहीं हो रहा है, मतलब एक जगह पे है स्टैटिक कंडीशन में, तब आप फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज होता जाता है, एक मैक्सिमम पॉइंट पर आता है। इस मैक्सिमम पॉइंट पर के बाद में वो जब जैसे ही स्टार्ट होता है स्लिप करना, मतलब स्लाइड करना या मूव करना स्टार्ट होता है, तो इस मैक्सिमम से क्या होता है, इसकी वैल्यू थोड़ी सी गिर जाती है, यहां तक आ गया। तो इतनी फोली इसकी रिड्यूस हो गई ना इतनी। फिर इस पॉइंट पर ये कांस्टेंट रहता है। तो ये कह रहा है कि जो इंपेंडिंग स्लिपेज है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है इंपेंडिंग स्लिपेज।
ये इम्पेंडिंग स्लिपेज के पॉइंट के बाद में जब मूव स्टार्ट होता है, तो ये देखो यहाँ से ये नीचे आ गया ना, वो रिड्यूस हो जाता है फ्रिक्शन फोर्स। तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कंपेयर टू कम होता है किसके, इम्पेंडिंग स्लिपेज के। वही चीज यहीं पे तो है, देखो ये रिड्यूस हो गया, नीचे आ गया। तीसरा उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद कहता है जब लो वेलोसिटी पे होता है, यहाँ पे अब इसके बाद में जब इसके आगे क्या मूव करना स्टार्ट हो गया है इस पॉइंट के बाद में, तो जब मूव करना स्टार्ट हो गया मतलब वेलोसिटी आई कुछ, तो कह रहा है लो वेलोसिटी पे जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना वो कांस्टेंट रहता है, जैसे अपने देखा था यहाँ पे कि वो एक कांस्टेंट लाइन है, कांस्टेंट रहता है जो इंडिपेंड नहीं कर रहा वेलोसिटी पे। पर जब जैसे ही वेलोसिटी हाई जाती है तो अपने देखा था कि लास्ट में क्या हो रहा था, वो थोड़ा सा कम हो रहा था, तो स्लाइटली रिड्यूस हो जाता है। तो लो वेलोसिटी पे तो ये कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट लाइन है सीधी हॉरिजॉन्टल। फिर जैसे वेलोसिटी हाई होती है, इस देखो यहाँ पे वेलोसिटी हाई हुई तो इस जगह पे उसकी वेलोसिटी, इसकी जो वैल्यू है फ्रिक्शन फोर्स की, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाती है, वो कांस्टेंट नहीं रह पाती। लो वेलोसिटी पे कांस्टेंट है, आगे जाके हाई वेलोसिटी पे कांस्टेंट नहीं है। तो ये चीज अपन पहले इसी ग्राफ में अपन सीख चुके हैं, वही अपन ने वापस इसको कॉलम्स लॉ फ्रिक्शन को पॉइंट वाइज अपन ने सीखा है, वही बताया उसने स्टार्टिंग से। अब अपन एग्जाम्पल करते हैं, तो एग्जाम्पल करने से पहले एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि जब अपन कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उस क्वेश्चन में अपन को पहचानना होगा कि वो कौन सी कंडीशन में आ रहा है, मतलब कौन सा केस आ रहा है। ये यहां से ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये वाला मान लो ये मैक्सिमम पॉइंट है, फिर रिड्यूस होता है और फिर यूं चलता है। तो केस वन जो अपन ने पहले भी पढ़ा था, इस मैक्सिमम पॉइंट से पहले वाला, मैक्सिमम पॉइंट से पहले वाला केस वन है। केस टू इस मैक्सिमम पॉइंट की पर, और केस थ्री जब स्लिप मतलब मूव करना स्टार्ट हो गया। केस वन कौन सा है तो स्टैटिक कंडीशन में, पर वो मैक्सिमम पॉइंट पर नहीं पहुंचा, उससे पहले पहले की बात है, मतलब विद इन दी इस पॉइंट से पहले पहले है ना। केस टू क्या है, जब इंपेंडिंग स्लिपेज स्टार्ट, मतलब इंपेंडिंग स्लिपेज पे पहुंच पहुंच गया है, मतलब वर्ड जब स्लिपिंग है, मूव होना स्टार्ट होने वाला है, हुआ नहीं उस पॉइंट पे, वो केस टू है। और केस थ्री क्या है, जब मूव होना स्टार्ट हो गया है। तो केस वन में तो अपन को एफ की वैल्यू पता नहीं है, अननोन है। केस टू में जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू एस एन, जो अपन को पता है। और केस थ्री में क्या होती है, म्यू डी एन, है ना। तो आपको पहले आपको क्वेश्चन देख के समझना होगा कि कौन सा केस है ना। और जब आप बात कर रहे हो इन केस में, तो इन केस में जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, उसकी डायरेक्शन कैसे बताओगे, डायरेक्शन आपको देख के पता लगानी पड़ेगी कि वो किस तरह मूव करना चाह रहा है। अगर आपका बॉक्स ये है और इसकी वेलोसिटी इस तरह मूव करना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, इधर होगा। पर बॉक्स अगर ये है और वो इधर मूव करना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा, इधर होगा, है ना। तो आपको देख के पता लगाना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। अब अपना एग्जांपल करते हैं इसको। एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक की जो मास है वो कितना दिया हुआ है, 10 kg दिया हुआ है, वो एक इंक्लाइन पेन पे रखा हुआ है ना। तो अपन डायग्राम बना लेंगे, पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। एक इंक्लाइन पेन प्लेन बनाया, प्लेन फिक्स है, इस पे अपन ने एक ब्लॉक रखा, है ना, जिसका मास है 10 kg, m इज इक्वल टू 10 kg है ये। अब ये कह रहे एंगल इज ग्रेजुअली इंक्रीज, इस एंगल को टू 20 डिग्री, इस एंगल को इंक्रीज करके अपने 20 डिग्री कर दिया, मतलब तो इसकी वैल्यू है थीटा की, वो है 20 डिग्री। अब डिटरमाइन करना है कि ब्लॉक वुड रिमेन इन द इक्विलिब्रियम और स्लाइड एट दिस एंगल। तो इस एंगल पे जब अपने 20 डिग्री पहुंचाया, तो वो इधर ही रहेगा, इसी पॉइंट पर रहेगा, या फिर वो स्लाइड करना स्टार्ट हो गया, मतलब मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हम पता करना है को इम्पेडिंग स्लिपेज के पॉइंट पे है या उससे पहले पे है, या फिर वो इम्पेडिंग स्लिपेज से निकल चुका है, मतलब मूव करना स्टार्ट हो जाए, डायनेमिक स्लिप फ्रिक्शन में पहुंच चुका है, नहीं पहुंचा है। मूव करना स्टार्ट हो गया मतलब डायनेमिक में पहुंच गया वो, है ना। तो ये पता करना है अपन को। तो इसको कैसे पता करेंगे, सबसे पहले तो अपन बनाते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो देखोगे ये बॉक्स है, इस बॉक्स में एंगल बना रहा है ये 20 डिग्री, है ना। जो इसका वेट है, मास है तो इसका कुछ वेट भी होगा,
वो वेट लग रहा है, W इज इक्वल टू mg होता है, m कितना है 20 kg, है ना। ये वेट लग रहा है नीचे की तरफ, वर्टिकली नीचे की तरफ, इसके नॉर्मल डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगा, और अब जो ये मूव किस तरफ करना चाह रहा है, इस तरफ करेगा, स्लिप तो किस डायरेक्शन में होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इसके उल्टी डायरेक्शन में लगेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स लग गया। अभी अपन ने फ्रिक्शन फोर्स को F इज इक्वल टू म्यू क्यों नहीं किया, क्योंकि अपन देखना चाह रहे हैं, अपन को पता नहीं अभी किस कंडीशन में है वो, है ना। अब अपन इसको सोल्व करें अगर, तो इसको सोल्व करने के लिए इसको क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू वही एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू करेंगे, तो एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब एफ वाई करोगे, एफ एक्स कौन, ये है एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, और ये है इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, पैरेलल टू सरफेस एक्स और परपेंडिकुलर टू सरफेस वाई, तो परपेंडिकुलर सरफेस में एन आएगा, तो एन इज इक्वल टू डब्ल्यू, या फिर तो लिख दो डब्ल्यू कोस 20, और या फिर डब्ल्यू की वैल्यू रख दो एम जी कोस 20, तो एम जी रख लेते हैं एक बार, या फिर आप इसको सोल्व कर लो, एम जी कोस 20 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0.94 इंटू में एम जी, एम की वैल्यू मैंने रखी नहीं, एक बार देखते हैं एम पे डिपेंड कर, क्योंकि एक चीज और कुछ नहीं एम पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसलिए अपन एम को एम ही रखा है अपन ने, इसकी वैल्यू रख देंगे फिर पता नहीं चलेगा ना। ऐसे ही ये तो कौन सा है, समीशन ऑफ एफ वाई, ऐसे ही समीशन ऑफ एफ एक्स करो, एफ एक्स करेंगे तो क्या आएगा, एफ एक्स करेंगे तो ये वाली डायरेक्शन है ना, पैरेलल टू सरफेस, तो एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, डब्ल्यू का पैरेलल सरफेस कंपोनेंट, जो डब्ल्यू ये था उसका एक कंपोनेंट तो ये था डब्ल्यू कोस थीटा, और ये था डब्ल्यू साइन थीटा, तो साइन थीटा वाला कंपोनेंट आ जाएगा, डब्ल्यू साइन थीटा की वैल्यू 20 डिग्री, डब्ल्यू की वैल्यू रख दो एम जी साइन 20 डिग्री, एम जी को वैसे लगे साइन 20 की वैल्यू रख दो मैं अगर, तो साइन 20 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0.34 इंटू में एम जी, एफ इज इक्वल टू ये आ गया, है ना। अब अपन कह रहे हैं मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉइंट कितना होता है, इस हिसाब से तो इतना आ गया। अब अपने अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉइंट निकालना चाहे तो मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉइंट क्या होता है, मतलब जो इंपेंडिंग स्लिपेज के टाइम पे, एफ इजिकल टू म्यू एस एन, म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.3 गिवन है, जो गिवन है ना म्यू एस की वैल्यू, तो देखो म्यू एस इजिकल टू 0.3 गिवन है, तो 0.3 इंटू एन की वैल्यू यहां से लिख दो 0.94 इंटू में एम जी, इसको अगर सोल्व किया तो कितना आया 0.28 एम जी, एफ मैक्सिमम, मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना आ सकता है, और अपने पास कितना आ गया 0.34 आ गया, तो मतलब जो 0.34 mg ज्यादा है 0.28 mg से, इसका मतलब जो f जो अपना जो एक्चुअल आया है वो ज्यादा है f मैक्सिमम से, पर अपन को पता है मैक्सिमम फ्रिक्शन ही, उससे ज्यादा फ्रिक्शन तो जाता ही नहीं है ना, ये फ्रिक्शन यहाँ था, ये पॉइंट मान लो f मैक्सिमम था, बाद में कम हो जाता है, तो इसके ऊपर तो जा ही नहीं सकता, इसका मतलब क्या है ये मूव करना स्टार्ट हो गया है, इससे अपन ज्यादा फोर्स लगा चुके हैं, ये मूव करना स्टार्ट हो गया। तो एक तो आप इस कंडीशन से बता सकते हो कि जो आपकी वैल्यू एक मैक्सिमम से ज्यादा जा रही है, इसका मतलब क्या है कि मोशन स्टार्ट हो चुका है, डायनेमिक कंडीशन में आ गया है। डायनेमिक फ्रिक्शन वाली पॉइंट आ गया है, क्यों, क्योंकि एफ मैक्सिमम से ज्यादा चला गया है। तो एक तो आप यहां से देख के बता सकते हो, एक तरीका और है सेकंड अप्रोच, तो दूसरे तरीके में क्या कर सकते हैं अपन, जो आपका जो एंगल आया था, एंगल इसने बताया ना 20 डिग्री है, ये वाला एंगल 20 डिग्री, तो ये मैक्सिमम एंगल कितना जा सकता है, एंगल ऑफ रिपोज तक जा सकता है, एंगल ऑफ रिपोज कितना हो सकता है, जो एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस, मतलब tan इनवर्स म्यू एस की वैल्यू रखी 0.3, tan इनवर्स 0.3 की वैल्यू निकाली अपन ने, तो कितना आया 16.7 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिपोज कितना कह रहा है ये कि 16.7 डिग्री तक ही जा सकता है, इससे ऊपर किया तो वो मूव करने लग जाएगा, और अपन ने कितना कर दिया, अपन ने 20 डिग्री कर दिया,
तो मतलब जो 20 डिग्री है वो ज़्यादा है 16.7 डिग्री से, मतलब अपन एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा कर दिया। और अगर आप एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा करोगे तो वो क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, मूविंग हो जाएगा। इसका मतलब कि डायनेमिक फ्रिक्शन की बात हो रही है। तो ये पता चल गया अपन को, जो कौन सी कंडीशन है, ये डायनेमिक फ्रिक्शन की बात है, मतलब मूव करना स्टार्ट हो गया। ये तो पूछा था उसने, वेदर द ब्लॉक वुड रिमेन इक्विलिब्रियम, ये तो पूछा उसने, वेदर द ब्लॉक वुड रिमेन इक्विलिब्रियम और स्लाइड एट दिस एंगल पे। तो अपना क्या आंसर होगा, स्लाइड करना स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा स्लाइड। इक्विलिब्रियम में भी नहीं है, क्यों, क्योंकि वो मूव करना स्टार्ट हो गया, स्लाइड करना स्टार्ट हो गया। अब ये एक और पूछ रही है, जब आंसर डिपेंड ऑन मास, ब्लॉक, ब्लॉक के मास पे डिपेंड कर रहा है आंसर, नहीं, आंसर डिपेंड नहीं कर रहा है। या फिर तो आप यहाँ से देख लो, mg से mg तो कैंसिल हो रहा है, सीधे 0.3 0.8, तो इसका मतलब कि पहले ही ज़्यादा था। या फिर आप थीटा से देख लो, एंगल ऑफ रिपोज से, कि मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है दूसरा अपना। तो ये हो गया क्वेश्चन अपना सोल्व। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये न्यूमेरिकल, और आपको इस न्यूमेरिकल से आपको जो आपका जो थ्योरी है वो और क्लियर हुआ होगा कि फ्रिक्शन क्या है और कैसे वर्क करता है। अगर आपने यहाँ तक देखा है और आपको समझ आया, एकदम क्लियर हुआ है, तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और अगर आपको और ऐसे वीडियो देखने हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।